बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आज हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का आज हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। तो हमारा इंट्रोडक्शन में क्या होगा? एटम के बारे में हम पढ़ेंगे, एटम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर किसके बारे में? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हमें क्या है, एटम की इंट्रोडक्शन आनी चाहिए, एटम के हिस्ट्री के बारे में हमें पता होना चाहिए, और साथ में मैटर का जिक्र भी हुआ है, तो मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर, इससे पहले आपने लफ्ज एटम सुना है या नहीं ना? एटम के बारे में सुना है, और आपने सुना ये होगा कि एटम क्या है, हम कट कर सकते हैं या नहीं? नो। हम पढ़ते हैं कि एटम क्या है? इनडिवाइजेबल है, मतलब एटम को हम कट नहीं कर सकते। तो चलो आज हम पढ़ते हैं कि एटम को वाकई हम कट नहीं कर सकते या कट कर सकते हैं। चलो कट कर सकते हैं, आगे अभी पढ़ते हैं ना किस तरह। देखो एटम की हिस्ट्री, सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री ऑफ द एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी की हिस्ट्री पर आते हैं। याद रखना एटॉमिक थ्योरी की हिस्ट्री, ये एटम इतनी आसानी से हमारे पास नहीं आया कि हमने पढ़ा कि इस दुनिया में मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो क्या है? एटम। ये तो हमें इतना आसानी से पता नहीं चला है, ये बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया। वर्क करने के बाद हमें पता चला एटम क्या है, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। बाद में हमें ये पता चला कि एटम खुद छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, उसको हम कट कर सकते हैं। तो ये क्या है, बहुत मेहनत के बाद हमें पता चला। ये इस तरह पता नहीं चला कि हम आज एक लेक्चर में हम पढ़ेंगे, तो इस पर बहुत सारी क्या है, मेहनत हुई है। तो मेहनत को देखते हैं कि सबसे पहला साइंटिस्ट क्या है एटम की हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री ऑफ द एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहला साइंटिस्ट क्या है? डेमोक्राइटस। क्या है? डेमोक्राइटस। तो डेमोक्राइटस 400 बीसी, मतलब 400 बीसी में, बिफोर, बीसी का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। तो डेमोक्राइटस ने हमें क्या बताया? डेमोक्राइटस ने हमें क्लियर कट बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ अ टेनी इनडिवाइजेबल पार्टिकल कॉल्ड एटमस। अब यहां पर लफ्ज आता है कि जो डेमोक्राइटस था ना, ये खुद कौन सा था? ग्रीक फिलासफर था। देखो क्या था? ग्रीक फिलासफर था। तो ये ग्रीक फिलासफर था, इसने हमें बताया कि मैटर क्या है, ये टेनी और इनडिवाइजेबल। इनडिवाइजेबल का मतलब क्या है? अनकटेबल, जिसको हम क्या कर सकते हैं? कट नहीं कर सकते। मतलब क्या है? नाकाबिले तकसीम। क्या है? अनकटेबल, अनएबल टू कट, नाकाबिले तकसीम, जिसको हम क्या है? कट नहीं कर सकते हैं। तो इसने ये बताया कि इनडिवाइजेबल पार्टिकल का एटमस, और एटमस का अगर आप खुद लफ्जी माने देखोगे, जो एटम है वो किस लफ्ज से आया है? एटमस से आया है। और एटमस का मतलब क्या है? इनडिवाइजेबल, इनडिवाइजेबल या क्या है? अनकटेबल। तो क्या है? इनडिवाइजेबल। तो एटमस का मतलब क्या है? इनडिवाइजेबल। तो क्या है, अब लोग ये समझते हैं कि डेमोक्राइटस ये तो इतना बड़ा साइंटिस्ट फिलासफर है, ग्रीक फिलासफर है, तो इसने जब ये थ्योरी दी तो ये फिर बाद में क्यों रिजेक्ट हो गई इसकी थ्योरी? देखो जो डेमोक्राइटस था ना, डेमोक्राइटस क्या था? ग्रीक फिलासफर था। इसने सिर्फ थ्योरी दी। क्या दी थी? सिर्फ थ्योरी थी, एक नजरिया था। देखो हम कहते हैं नजरिया, हर किसी का अपना नजरिया हो सकता है या नहीं? इसने ला नहीं दिया। देखो जब ला देते हैं तो ला हमारे पास कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। देखो थ्योरी क्या है? थ्योरी चेंज हो सकती है, थ्योरी रिजेक्ट हो सकती है, थ्योरी गलत साबित हो सकती है, मगर ला गलत साबित नहीं हो सकता। तो इसने सिंपल एक थ्योरी दी, एक नजरिया दिया कि मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है? एटम है। और एटम क्या है? इनडिवाइजेबल है। एटमस का मतलब खुद क्या है? इनडिवाइजेबल, जिसको हम कट नहीं कर सकते। तो याद रखना जो डेमोक्राइटस का था ये सिर्फ आइडिया था। डेमोक्राइटस ने सिर्फ क्या दिया था? थ्योरी थी, सिर्फ एक आइडिया दिया था, एक हाइपोथेसिस दी थी। तो इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। तो ठीक है, यहां तक हमें समझ आ गया कि डेमोक्राइटस ने कहा इनडिवाइजेबल। दूसरा, इसके बाद दूसरा साइंटिस्ट था क्या? जॉन डाल्टन। अब जॉन डाल्टन ने 1803 में क्या है? अपना नजरिया पेश किया। इसने क्या बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ अ टेनी पार्टिकल। कि मैटर किस चीज से बना हुआ है? टेनी पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? एटम। अब सबसे पहले आपको पता है, मैंने मैटर नहीं समझा। मैटर तो आपको पता है ना क्या है? मैटर क्या है? हाँ, जो जिसका स्पेस हो और जगह घेरे, जिसका स्पेस हो और जगह घेरे। कोई भी दुनिया में कोई भी चीज जो क्या है, जिसका वॉल्यूम हो, जगह घेरे, स्पेस घेरे, उसको हम क्या नाम देते हैं? मैटर।
तो मैटर की क्लासिफिकेशन यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो दुनिया में हर चीज मैटर है, क्या है, हर चीज, मगर कुछ एक्सेप्शन, देखो कुछ चीजें मैटर नहीं है। देखो अब हर चीज मैटर होने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट क्या है, बहुत सारी चीजें मैटर है, मगर देखो जो मैटर नहीं है वो क्या है, आप बता सकते हो? लाइट मैटर है या नहीं? देखो कुछ चीजों में अगर आप देखोगे, हालांकि हमारे पास क्या है, जो लाइट एनर्जी है वो मैटर नहीं है। तो आसान अल्फाज में जो एनर्जी है वो मैटर नहीं है, एनर्जी है वो मैटर नहीं है। मगर कुछ टीचर क्या कहते हैं कि लाइट हमारे पास क्या है, वो भी मैटर है, क्योंकि लाइट के अंदर क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इलेक्ट्रॉन का क्या है, मास है। जिस चीज का मास है तो उसका मास का मतलब क्या है, वो जगह भी घेरेगा वो, तो वो क्या बन जाएगा, मैटर। मगर जनरली आपने याद रखना है, जो जिस तरह हमारे पास एनर्जी है या कह सकते हो लाइट है, तो ये हमारे पास मैटर नहीं है। या अगर आप इस तरह समझोगे कि हवा जनरली आमतौर पर हमारे पास मैटर नहीं है, मगर हवा को अगर आप एक खास सिलेंडर के अंदर बंद करोगे तो फिर वो मैटर बन जाता है। देखो जब आप गैस के सिलेंडर को उठाते हो ना, किसी दुकान के पास ले जाते हो, आप कहते हो उसके अंदर 2 किलो डालो, 3 किलो डालो, क्योंकि वो सिलेंडर का जो कैपेसिटी होता है या तो 2 किलो का होता है, या तो 3 का होता है, या तो 4 का होता है। तो उसके अंदर आप उतना ही गैस डालते हो। तो अगर आपने उससे ज्यादा डाल दिया तो वो फट जाएगा। तो सिलेंडर के अंदर अगर आप हवा बंद करोगे तो वो फिर क्या बन जाएगा, मैटर। वरना जनरली कंडीशन में हवा भी हमारे पास मैटर नहीं है। देखो जब क्लास के अंदर आप आते हो, आप तो इस तरह नहीं कहते हो यहाँ पर हवा खड़ा है, मैं नहीं, हवा को तो साइड पे नहीं करते हो कि मैंने बैठना है। हाँ, तो क्या है, तो वो तो हवा की सिर्फ स्पीड है, बाकी हवा जनरली कंडीशन में मैटर नहीं है, तो जगह नहीं घेरती है। अगर आप कहते हो मेरे सीट पर हवा बैठी है तो इसको मैं उठाऊंगा, मैं खुद बैठूंगा, तो जनरली आम कंडीशन में हवा मैटर नहीं है। अब देखो जॉन डाल्टन ने भी अपना नजरिया दिया कि हमारे पास क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ एक टेनी पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एटम। ठीक है, यहां तक हमें समझ आ गया। सी दूसरा क्या है, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड। दूसरा पॉइंट उसने क्या बताया, एटम को क्या है, हम डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं, एटम को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ठीक है, यहां तक इसने जो हमें बता दिया कि एटम क्या है, मैटर का टेनी पार्टिकल है, ना तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मगर जॉन डाल्टन की थ्योरी में खामी क्या है, देखो लिमिटेशन क्या है, उसमें डिफेक्ट क्या है, मतलब क्या है डिफेक्ट, इसमें क्या है, खामी क्या है, इसकी नजरिए में कमी क्या है। इसकी नजरिए में कमी ये है कि एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल। देखो हम एटम को क्या है, अगर आप मॉडर्न थ्योरी देखोगे, अभी मैं मॉडर्न थ्योरी बताऊंगा, एटम को हम क्या है, मजीद क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसने डाल्टन ने भी हमारे पास क्या किया कि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ये सबसे छोटा पार्टिकल है। मगर जब बाद में हमें पता चला एटम खुद छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, तो इसकी नजरिए में खामी क्या थी कि उसने, खामी ये है कि एटम क्या है, इसको हम मजीद कट कर सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल में, तो इसकी नजरिए में खामी ये है। इसके बाद क्या है, 19th सेंचुरी में हमारे पास क्या है, मॉडर्न थ्योरी, एटॉमिक की जो मॉडर्न थ्योरी है। तो मॉडर्न थ्योरी हमें क्या बताती है, मॉडर्न थ्योरी हमें ये बताती है कि एटम इज मेड अप ऑफ फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल। जो हमारे पास एटम है ना, वो फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखो अगर देखो एटम, तो लफ्ज एटम एटमस से आया है, एटमस का मतलब क्या है, इनडिवाइजेबल। मगर बाद में जब हम आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न थ्योरी आती गई, चीज़ें एडवांस होते गए, इलेक्ट्रॉन, माइक्रोस्कोप वगैरह चीज़ें आ गए, तो जब मशीनरी एडवांस हो गई, तो उसी तरह से हमारे पास क्या है, जब हमने एटम को देखा तो एटम खुद मजीद छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ था। तो इसी वजह से एटम को हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, एटम को हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एटम खुद छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। तो देखो हमारे पास थ्योरी समझ आ गई, इनडिवाइजेबल से डिवाइजेबल पर आ गए, मतलब नाकाबिले तकसीम से काबिले तकसीम पर आ गए। तो इस तरह क्या है, इसका नाम क्या है, लाजमी नहीं कि अपने नाम चेंज करना है। तो एटम क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसके बारे में जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी, डेमोक्राइटस। लफ्ज एटम भी ग्रीक से आया है, तो किस है, ग्रीक से है। तो डेमोक्राइटस ने थ्योरी में दी कि एटम हमारे पास क्या है, अनकटेबल है, तो उसने एटमोस, पहले क्या नाम दिया, एटमोस, बाद में ये क्या बना, एटम। तो इसी वजह से इसका नाम अभी तक क्या है, एटम है। तो ग्रीक में इसके लिए एक लफ्ज ढूंढ लो जिसका मतलब क्या है, कटेबल, मतलब डिवाइजेबल। अब ग्रीक लैंग्वेज तो मुझे नहीं आता है कि ग्रीक लैंग्वेज में क्या है, डिवाइजेबल, तकसीम, काबिल तकसीम को क्या कहते हैं।
अब सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास क्या है 100 150 से भी ज्यादा है। क्या है 150 से भी ज्यादा है। अगर आप कुछ बुक में देखोगे तो वहां पर लिखा है वो कहते हैं कि 200 से भी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बोसोन, नियोन, आर्गो, ये क्या है, ये क्या है हमारे पास सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल एटम में सारे के सारे मौजूद है। मगर अगर आप देखोगे जो एटम का मेजर मास बनाता है, जो मेन है, वो ये तीन है। देखिए बाकी चीजों को डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, वो क्या है माइनर है। 150 से भी ज्यादा है। देखो एग्जैक्ट नंबर क्या है हमें पता नहीं है। हम हाँ अभी भी काम इस पे चल रहा है। हम सिर्फ अंदाजे से कहते हैं कि अभी तक क्या है एटम से क्या है, इन तीनों के अलावा और की है और छोटे छोटे पार्टिकल क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल 150 से भी क्या है ज्यादा है, मतलब और भी है इसमें क्या होंगे डिस्कवर होंगे। तो यहां तक हमारे पास क्या है एटम के हिस्ट्री के बारे में हो गया। अब आते हैं मैटर की क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आते हैं व्हाट इज क्लासिफिकेशन, कौन बताए? क्लासिफाई समथिंग, ठीक है, क्लासिफिकेशन या क्लासिफाई समथिंग। फिर भी कोई और स्टूडेंट? क्लासिफिकेशन से मुराद है सर किसी चीज को सही तरीके से क्लासिफिकेशन मैंने आपको बायो में भी समझाया था। देखो मैंने कहा क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, किसी भी चीज को ग्रुप और सब ग्रुप में तकसीम करना। देखो मैंने कहा इस दुनिया में हर वो चीज जो जगह कह रही जिसका वॉल्यूम हो वो हमारे पास क्या होता है, मैटर होता है। तो दुनिया में कितने सारे मैटर है ना, तो मैटर को स्टडी करने के लिए अपने आप के लिए मतलब आसान बनाने के लिए हम मैटर को ग्रुप सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। मैटर को क्या करते हैं, ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं ताकि हम उसको आसानी से स्टडी कर सके। क्या कर सके, आसानी से स्टडी कर सके। तो मैटर तो समझ क्या गया कि मैटर क्या है, जिसका वजन हो, जगह घेरे, उसको हम क्या नाम देते हैं, वॉल्यूम हो, उसको हम मैटर कहते हैं। अब देखो मैटर को हम दो तरह क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन आने वाले चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे, सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे और गैस के बारे में। सबसे पहले अपने याद रखना है में जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या आता है, सॉलिड। देखो सॉलिड क्या है, मैटर है, जगह कहता है, वॉल्यूम है मतलब वजन है उसका। लिक्विड भी जगह गिरता है, वॉल्यूम है उसका, वजन है। गैस भी क्या है, जगह गिरता है, वॉल्यूम है उसका, वजन है। तो ये हमारे पास क्या है, मैटर है। स्टेट्स ऑफ मैटर कह सकते हैं। एक्सीलेंट, इसको हम क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसको आप इस तरह कहते हो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। क्या, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में आ गया। अब केमिकल क्लासिफिकेशन पर आते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन पर हमारे पास क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, यहाँ पर आपने लिखना है। एक हमारे पास प्योर सब्सटेंस है, दूसरा क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस। मैंने नहीं लिखा है तो आप लोगों ने क्या है लिखना है। एक प्योर सब्सटेंस है, दूसरा क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस। फिर इम्प्योर सब्सटेंस की यहाँ पर क्या आती है, क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में दो बड़े ग्रुप आते हैं, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। अब आते हैं प्योर सब्सटेंस पर। अब प्योर सब्सटेंस को हम किस में डिवाइड करते हैं, कंपाउंड में डिवाइड करते हैं। हाँ बिल्कुल, दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट हमारे पास और कंपाउंड। अब सबसे पहले जब क्या हमारे पास क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस को भी थोड़ा पढ़ते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस हमारे पास क्या है, इसमें क्या आता है, मिक्सचर आता है। और मिक्सचर को हम मजीद दो ग्रुप में तकसीम करते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। फिर यहां पर आते हैं कंपाउंड को। कंपाउंड को हम फिर क्या है, दो ग्रुप में तकसीम करते हैं। एक हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस की अपनी खासियत पढ़नी है। तो ये तमाम जो प्योर सब्सटेंस में आ रही है ना, तो आपने क्या है, हर एक अगर कंपाउंड होगा, एलिमेंट होगा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक होगा, तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या है, प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस की अपनी खासियतें याद रखनी है कि प्योर सब्सटेंस की खासियतें क्या है। सबसे पहला क्या है, प्योर सब्सटेंस की जो खासियतें होती है, प्रॉपर्टीज होती है, फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। क्या होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कि फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब क्या है। नंबर वन, प्योर सब्सटेंस की खासियतें में क्या आती है, फिक्स्ड कंपोजिशन। दूसरा क्या है, नॉट सेपरेटली फिजिकली, इसको हम फिजिकली तौर पर अलग नहीं कर सकते। फिजिकल का मतलब क्या है, मतलब किसी चीज का ज़ाहिरी अपीयरेंस को हम क्या नाम देते हैं, फिजिकल। तो इसको हम फिजिकली तौर पर देखो अलग नहीं कर सकते। इसका क्या है, डिफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है और डिफिनेट बॉइलिंग पॉइंट। डिफिनेट का मतलब क्या है, एक खास मेल्टिंग पॉइंट। जिस तरह क्या है, पानी को आप 100 डिग्री दोगे तो वो बॉयल कर जाएगा, अगर आप 100 डिग्री से कम दोगे तो वो बॉयल नहीं करेगा। तो हमें पता है एक खास मेल्टिंग पॉइंट होता है और एक खास बॉइलिंग। एमपी का मतलब मेल्टिंग, बीपी का मतलब क्या है, बॉइलिंग। अब देखो ये केमिकली कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं। तो हमें समझ आ गया जितनी भी प्योर सब्सटेंस है, अगर कोई आपसे पूछे प्योर सब्सटेंस की खासियतें बताओ, अगर कंपाउंड है, अगर एलिमेंट है, अगर इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक है, तो आपने ये तो चार के चार प्रॉपर्टी आपने बतानी है कि प्योर सब्सटेंस। अगर कंपाउंड के बारे में कोई आपसे पूछे, आप कहोगे इसकी फिक्स्ड कंपोजिशन है, ये फिजिकली हम अलग नहीं कर सकते, खास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, और ये केमिकली तौर पर कंपाउंड होते हैं।
केमिकली तौर पर कंबाइन होते हैं। उसी तरह ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एलिमेंट के बारे में भी क्या है, यही खासियतें होती है। तो सबसे पहले आते हैं एलिमेंट पर। एलिमेंट हमारे पास क्या है, बहुत ही आसान। एलिमेंट हमारे पास क्या है, जब क्या है सेम एटम से, हमारे पास क्या है सेम एटम से बना, उसको हम क्या नाम देते हैं, एलिमेंट। क्या है, सेम काइंड ऑफ एटम से बनाओ। जिस तरह क्या है सेम काइंड ऑफ एटम का मतलब क्या है, अगर मैं लिखूँ, देखो नहीं H2O तो क्या है वो कंपाउंड है, H2O का। जिस तरह मैं लिखूँ क्या है आसान अल्फाज में गोल्ड, क्या है गोल्ड। उसी तरह अगर मैं लिखूँ और कोई एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, जिस तरह में क्या है Cl2 हमारे पास क्या है, देखो एक किस्म का एटम से बना है। अगर मैं लिखूँ देखो आयरन, मैं लिख लूँ आयरन। उसी तरह ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, एलिमेंट। ये हमारे पास सारे के सारे क्या है, एलिमेंट। अब क्या डायमंड आ सकता है, उसी तरह का H2O नहीं, वो कंपाउंड है, वो क्या है आयरन हम कहेंगे, गोल्ड। उसी तरह क्या है कॉपर, आप देख सकते हो, देखो गोल्ड कॉपर हमारे पास क्या है आयरन है। तो आप बहुत सारे क्या है आप एग्जांपल लिख सकते हो। कंपाउंड हमारे पास क्या है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली तौर पर कंबाइन हो जाए। देखो अगर आपके साथ फिजिकली तौर पर कंबाइन हो गया तो वो कंपाउंड नहीं है, वो मिक्सचर बन जाएगा। अगर आपके साथ क्या है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली तौर पर कंबाइन हो जाए, उसको हम क्या नाम देते हैं, कंपाउंड। एग्जांपल के तौर पर आप क्या बता सकते हो, H2O। और एग्जांपल जिस तरह क्या है CO2, ये सारे के सारे क्या है H2SO4 क्या है H2Na, ये क्या है सारे NaCl। अब देखो ये, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर NaCl, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो अब अगर वो अलग चीज है, फार्मूला यूनिट आयोनिक कंपाउंड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कंपाउंड तो है, आयोनिक कंपाउंड तो है ना। अब देखो, अब जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज पर आप फोकस करो, पहले उस चीज पर। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। देखो मैंने कहा केमिकली तौर पर जब कंबाइन हो जाए दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, उसको हम नाम देते हैं कंपाउंड। जिस तरह हमारे पास क्या है, अब देखो आसान अल्फाज में कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों ने आपस में केमिकल रिएक्शन करके हमारे पास, जिस तरह C और O2 हमारे पास मिल गया है, उसने क्या बनाया, CO2 बनाया। तो ये केमिकल रिएक्शन के जरिए कंबाइन हो गए, तो इसको हम नाम देंगे, ये क्या बना, कंपाउंड। ये क्या बना, कंपाउंड बना। जिस तरह हमारे पास क्या है H2 और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में केमिकल रिएक्शन के जरिए कंबाइन हो गए, तो उसने क्या बना लिया, H2O बना लिया। तो एलिमेंट कंपाउंड आ गया आपको समझ। एलिमेंट हमारे पास क्या है, सिंपल जो एक जैसे प्योर एटम, मतलब एक किस्म के एटम से बना हो, उसको हम क्या नाम देंगे, एलिमेंट। कंपाउंड क्या है, जब दो या दो से ज्यादा सारे क्या है एलिमेंट आपस में कंबाइन, केमिकली तौर पर कंबाइन हो जाए, उसको हम क्या नाम देते हैं, कंपाउंड। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब कंपाउंड दो तरह होते हैं, एक इनऑर्गेनिक और एक क्या होता है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक हमारे पास क्या है, अब सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड पर। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड, हाँ जिसके अंदर क्या मौजूद हो, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन को हम क्या नाम देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन साथ आ जाए, उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ एक्सेप्शन है, तो उस एक्सेप्शन पर आपने नहीं जाना। जिस तरह क्या है CO2 हमारे पास क्या है, उसमें सिर्फ कार्बन है ना, मगर फिर भी वो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कुछ एक्सेप्शन है, उतना क्या है अपने एक्सेप्शन के बारे में नहीं जाना है। जो 95% हमारे पास कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होगा, ये दोनों एक साथ आएंगे, तो उसको हम क्या नाम देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस तरह एग्जांपल क्या है हमारे पास C6H12O6, ग्लूकोज हमारे पास क्या है किस्म का, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है CH4, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सारे हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद ना हो, उसको हम क्या नाम देंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस तरह अगर मैं आपसे कहूँ H2O, सिर्फ हाइड्रोजन मौजूद है मगर कार्बन मौजूद नहीं है। अब हमारे पास क्या है, और भी बहुत सारे कंपाउंड, जिस तरह क्या है NaCl है, बहुत सारे क्या है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल आपके साथ मौजूद है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ तक हमने प्योर सब्सटेंस को पढ़ लिया। अब हमारे पास क्या है, मिक्स इम्प्योर सब्सटेंस पर। इम्प्योर सब्सटेंस की खासियतें क्या है, सबसे पहले आपने इम्प्योर सब्सटेंस की खासियतें समझनी है, बाद में आपने किस चीज़ पर आना है, आपने उसकी क्लासिफिकेशन पर आना है। तो आपने आपको समझ आ गया ना कि जब हमारे पास केमिकल कम्बिनेशन का मतलब क्या है, ये फिजिकली तौर पर कंबाइन नहीं होती है। फिक्स रेशियो का मतलब क्या है, फिक्स रेशियो मैंने आपको नहीं बताया। फिक्स रेशियो का मतलब ये है, देखो अब अगर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या बनाएगा, पानी। अगर लेट सपोज मैं 3 हाइड्रोजन को और एक ऑक्सीजन को आपस में मिलाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ और बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया। ये क्या बन गया, हाइड्रोनियम। तो फिक्स रेशियो का मतलब ये है, जब आप 2 हाइड्रोजन उठाओगे और एक ऑक्सीजन उठाओगे तब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, पानी। तो रेशियो का मतलब क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है,
2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने, 1। तो अगर आप ये रेशियो रखोगे तब आपके साथ पानी क्या है, पानी बनेगा। अगर आप ये रेशियो डिस्टर्ब करोगे तो पानी नहीं होगा। इसको हम नाम देते हैं फिक्स रेशियो। तो फिक्स रेशियो का मतलब क्या आ गया समझ। प्योर सब्सटेंस में हमेशा क्या होती है, फिक्स रेशियो होती है। अब इम्प्योर सब्सटेंस हमारे पास क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी सारे उसके अपोजिट करो। वेरिएबल कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, डिफरेंट होती है, फिक्स नहीं होती है। वेरिएबल कंपोजिशन मुख्तलिफ चेंज कंपोजिशन होती है। इसका क्या है, कोई खास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। इसको हम क्या है, फिजिकली तौर पर क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकली तौर पर कंबाइन होते हैं। ये क्या है, फिजिकली तौर पर कंबाइन होते हैं, केमिकली तौर पर कंबाइन नहीं होते। तो इम्प्योर सब्सटेंस में सबसे पहले आते हैं मिक्सचर पर। देखो अगर मिक्सचर आ जाए, मिक्सचर के कितने टाइप है, 2 टाइप, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। तो होमोजेनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टी अगर आ गई तो आपने क्या लिखना है, ये तमाम प्रॉपर्टी उसके बारे में लिखना है। तो इम्प्योर सब्सटेंस में हमारे पास सबसे पहले मिक्सचर। मिक्सचर हमारे पास क्या है, मिक्सचर जब क्या है हमारा, जब 2 या 2 से ज्यादा क्या है चीजें आपस में फिजिकली तौर पर कंबाइन हो जाए, उसको हम नाम देते हैं मिक्सचर। अब एग्जांपल पर आते, देखो जब मैं क्या करता हूँ, साल्ट को उठाता हूँ, साल्ट को किस में ऐड करता हूँ, पानी में, वाटर में। देखो और अगर मैं उठाऊँ, देखो साल्ट को मैं उठाता हूँ ना, किस में मिक्स करता हूँ, या दूसरा एग्जांपल लेता हूँ ना, शुगर में। बिल्कुल अगर मैं सेंड उठाता हूँ, क्या उठाता हूँ, सेंड, उसको किस में मिक्स करता हूँ, पानी में मिक्स करता हूँ। उसी तरह और बहुत सारे एग्जांपल, जिस तरह हमारे पास क्या है, शुगर में उठाता हूँ, उसको किस में मिक्स करता हूँ, पानी में मिक्स करता हूँ, साथ में उसके साथ क्या है, शरबत भी क्या है डालता हूँ, क्या है, मिल्क डालता हूँ उसके अंदर, क्या है, मिल्क डालता हूँ। देखो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट अभी उस पर हमारा है, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, मिक्सचर के एग्जांपल है। देखो आप घर में जाते हो ना, फिजिकल एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। घर में आप जाते हो ना, आप पानी उठाते हो, चीनी उठाते हो, आप उसको सिर्फ क्या है, शेक करते हो, फिजिकली तौर पर उसको आपस में क्या कर लेते हो, मिला लेते हो। क्या है, फिजिकली तौर पर आप उसको क्या करते हो, मिला लेते हो। देखो आपने जब शरबत बनाते हो, कभी उसकी चीनी ज्यादा कभी कम, आप अंदाजे से डालते हो या नहीं, आपको फिक्स रेशियो पता नहीं होता है। तो मिक्सचर में हमें कोई फिक्स रेशियो के बारे में पता नहीं होते। हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को आपस में फिजिकली तौर पर कंबाइन कर रहे हैं। किस तरह कंबाइन कर रहे हैं, यहां पर देखो हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, हम 2 हाइड्रोजन ले रहे हैं और 1 ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, केमिकली तौर पर कंबाइन कर रहे हैं। यहां पर हम सिर्फ फिजिकली उठाते हैं, हमें नजर आ रहा होता है कि इतना चीनी डालो, बस इतना क्या है, पानी, तो ये क्या है, शरबत बन जाएगा। कभी कभी उसकी चीनी ज्यादा, कभी कम, कभी नॉर्मल। तो फिर अगर चीनी ज्यादा हो गई तो हम और पानी डालते हैं, अगर कम हो गई तो हम और चीनी डालते हैं। तो कोई फिक्स रेशियो नहीं होती। तो मिक्सचर में याद रखना, कोई फिक्स रेशियो हमारे पास नहीं होती। देखो एग्जांपल क्या है, पानी, ये सारे चीजें, नमक और पानी को मिलाना, सेंड और पानी को मिलाना, शुगर, पानी, मिल्क को मिलाना, ये सारे के सारे क्या है, मिक्सचर। मगर मिक्सचर के 2 टाइप बनते हैं, एक होमोजेनियस और क्या है, हेट्रोजेनियस। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, गुड, होमो का मतलब सेम, जीनियस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, गुड, डिफरेंट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अब देखो होमोजेनियस का मतलब क्या है, जो बिल्कुल एक जैसा कंपोजिशन रखे। एक जैसा कंपोजिशन का मतलब क्या है, देखो आपने साल्ट उठाया, साल्ट को पानी के अंदर डाला, तो जब आप उसको मिक्स करते हो ना, साल्ट पानी में बिल्कुल हल हो गया, तो आपको एक जैसा पानी नजर आएगा। आपने कोई भी उसमें क्या है, दूसरा बिल्कुल तब्दीली नहीं होगी, एक जैसा कंपोजिशन नजर आ रहा होगा। उसी तरह अगर मैं क्या करता हूं, सेंड को, तो ये क्या है, किसके एग्जांपल बना, जब मैं क्या है, साल्ट को किस में ऐड करता हूं, पानी में, होमोजेनियस, एक जैसा कंपोजिशन। उसी तरह शुगर को पानी में डालो, चीनी को पानी में डालो, जब आप हल करते हो तो आपको एक जैसा कंपोजिशन लगता है, मतलब होमोजेनियस। इसको हम नाम देते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या है, जिस तरह आप देखो मिट्टी को उठाओ, रेत को उठाओ, उसको पानी में डालो, जब आप मिक्स करते हो तो आपको एक जैसा कंपोजिशन नजर आएगा, अलग अलग नजर आएगा, क्या है, अलग अलग नजर आएगा। तो इस तरह मिक्सचर को हम क्या नाम देते हैं, हेट्रोजेनियस। तो एक जैसा कंपोजिशन, जिधर भी आपको एक जैसा कंपोजिशन नजर आएगा, देखो रेत को उठाओ, पानी में डालो, एक जैसा कंपोजिशन आपको नजर आ रहा है, नहीं आता है, तो उसको हम नाम देंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। यहां तक हमारे पास क्या है, हेट्रोजेनियस, मेरे ख्याल से क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या हो गया, कंप्लीट। हमने तमाम चीजें पढ़ ली, प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली, क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया। तो यहाँ तक हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ ली ना, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, और फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 आते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा भी है। देखो मैटर के क्या है, 18 से ज्यादा स्टेट है, मगर मेजरली कितने स्टेट हम पढ़ते हैं, 3। प्लाज्मा को हमारे बुक में क्या है, कम डिस्कस करते हैं, क्या है, क्या है, ये क्या हमारे पास क्या है, 5वां हमारे पास क्या है, CEO है, वो हमारे पास क्या है, वो भी प्लाज्मा की स्टेट है। मगर देखो आपने क्या है, BS लेवल तक नहीं पढ़ना है। आप किस तक पढ़ रहे हो,
FSC तक पढ़ रहे हो। अगर आप कहते हो मैटर के सारे स्टेट बताओ तो मैं आपको 18 स्टेट बताऊंगा। मैटर के कितने 18 से प्लस स्टेट बताऊंगा। जब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो उस मेरे पढ़ाने के फिर क्या फायदा। तो देखो जितना आपके सिलेबस में उतना ही आपको पढ़ोगे, उतना ही क्या है आपसे कंसेप्ट उसी के मुताबिक आएगा, क्वेश्चन उसी के मुताबिक आएगा, आपके पेपर भी उसी से बनेगा। तो बाकी जो ओवर एक्स्ट्रा चीजें होती है उसको आपने पढ़ने से अवॉइड करना है, क्योंकि वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। फजूल अपने दिमाग उस चीजों से खाना है। भला क्या आप करो, बिल्कुल जो सिलेबस में मौजूद है उसी चीजों को पढ़ो, वो आपके फायदे में भी आएगा, आपका पेपर में अच्छे मार्क्स भी ले सकते हो। आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है। जो आउट ऑफ सिलेबस जाते हैं तो फिर क्या है, वो आउट ऑफ फील्ड भी जाते हैं। तो इसी वजह से हाँ